जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आनंद जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत के राष्ट्रपति। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी राष्ट्रपति हैं उनकी क्या शक्तियां हैं या उनके बारे में क्या इस हमारे संविधान में बताया गया है। आज हम पूरे डिटेल में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना हम समय गंवाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में अपना। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो ये हमारे संविधान के पार्ट 5, ठीक है, भाग 5 में मिलता है। ये इनका उल्लेख मिलता है भाग 5 में, ठीक है। संघ जो है ये उसमें है। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल इनके अगर संदर्भ में आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इनका आर्टिकल है 52 से लेकर के 62 तक, यानी 10 आर्टिकल में इनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अगर हम स्रोत अगर पूछेगा स्रोत कहाँ से हम प्रभावित हुए हैं इनको, अगर राष्ट्रपति जो भी इनका लिए हैं, तो अगर हमारा संविधान जब बना तो 60 से अधिक देशों को अध्ययन किया गया, उनमें से जो जो अच्छा लगा वो हम अडॉप्ट कर लिए। तो अगर हम देखें तो ये जो हम जो राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, तो हमने लिया है यूएसए से। कहाँ से लिया है जी? तो यूएसए से लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रमुख होता है, यानी प्रथम नागरिक कहलाता है। कोई भी अगर पदेन राष्ट्रपति क्या होते हैं? भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल से 52, 53, 54, 55 ऐसे करके आर्टिकल हम देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल 52 में क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक तो राष्ट्रपति को होना चाहिए, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। और 53 क्या कहता है जी? आर्टिकल 52 तो कह दिया कि भारत में क्या होंगे? एक राष्ट्रपति होंगे। और 53 की अगर हम बात करें, 53 कहता है संघ की कार्यकारी शक्तियां, जो भी संघ की कार्यकारी शक्तियां हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति में निहित हो गई। ठीक है, और वो संविधान में जो जो बताया गया है उसका प्रयोग करके वो अपने, यानी वो प्रत्यक्ष रूप से करें या अपने अधिकारियों के माध्यम से उस काम को कराएंगे। जैसे आईएएस आईपीएस को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये जो है, जो भी कार्यकारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी और वो अपने अधिकारियों के माध्यम से ये पूरा भारत के अंदर काम कराते हैं। तो ये बोल दिया है आर्टिकल 53, यानी 53 में, आर्टिकल 53 में ये बात कही गई है। ठीक है, अगर हम 54 की बात करें, 54 क्या कहता है? तो ये 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जब होगा ना, निर्वाचन होगा तो एक निर्वाचक मंडल से होगा। ठीक है, एक निर्वाचक मंडल से होगा और इसमें कौन कौन से शामिल होंगे उसको हम देखते हैं। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होगा? तो निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा होगा। ठीक है, और इसमें शामिल कौन कौन से होंगे जी? इसमें शामिल कौन कौन होंगे? तो इसमें शामिल होगा संसद के निर्वाचित सदस्य, या लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। संसद का अगर सदन पूछेगा, सदन तो दो होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर अंग पूछेगा तो अंग 3 हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव होगा तो संसद के जितने भी निर्वाचित होंगे, निर्वाचित संसद होकर के आए हैं, हमको मालूम है कि जो मनोनीत भी होते हैं 12 ऐसे करके, तो उनको जो मनोनीत होकर के आए हैं, राष्ट्रपति करता है, मनोनीत करते हैं। तो जो मनोनीत होकर सांसद आया है वो इसमें भाग नहीं लेगा। जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आया है, निर्वाचित होकर के आया है, बस वही इसमें भागीदारी होगा। तो ये हो गया संसद द्वारा निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। तो ये कहता है कि जो भी राज्य के निर्वाचक विधायक, यानी जितने भी 28 राज्य हैं, इनके जो जितने भी विधायक है, विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। कितना होता है? एक विधान सभा होता है और एक विधान परिषद होता है। जितने भी विधानसभा के मेंबर होंगे, यानी जो निर्वाचित जो जनता के द्वारा विधायक चुने गए हैं, वो इसमें भाग लेंगे। ठीक है, वो इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे, वही लेंगे। ये विधान परिषद वाले ये नहीं लेंगे भाग, ये भाग लेंगे जो निर्वाचित होकर के आए हैं। ठीक है, और इसमें किसको कहा गया? और 17वां संविधान संशोधन किया गया। कितना किया गया? 17वां संविधान संशोधन 1952 के द्वारा जोड़ा गया। यानी जितने भी दिल्ली और पुडुचेरी के भी जितने भी निर्वाचित विधायक हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इसके द्वारा 17वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और इसको जोड़ा गया।
और ये प्रभावी अपने ये जब काम पर कितना से लग गए, तो 1/6/1995 से ये अपने कामों पर क्या लग गए और यहाँ से सब ये प्रभावी हो गए और चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गई। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आर्टिकल ये पार्ट भाग 5 पे मिल रहा है इसको ये लोग। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक है। इसका स्रोत कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। ठीक है, अगर हम देखें राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। 52 में क्या कह रहा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। 53वां क्या कह रहा है कि जो भी संघ की कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति उस संविधान के अनुसार जो भी कार्य करने का अगर है तो वह प्रत्यक्ष रूप से करे या अपने अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। 54 क्या कहता है जी? 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, जिसमें सदस्य कौन कौन होंगे? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित संसद होंगे। ठीक है, और जितने भी राज्य के जो भी मेंबर हैं वो जो विधायक हैं, निर्वाचित विधायक, वो भाग लेंगे। और 17वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और उसमें कहा गया कि जो भी दिल्ली के एनसीआर दिल्ली के क्षेत्र के विधायक हैं और पुडुचेरी के, इन दोनों को अगर विधायक है, निर्वाचित विधायक, वो भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और ये अपना काम 1/6/1995 से शुरू करती हैं। तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आर्टिकल 55 देखते हैं। आर्टिकल 55 की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि निर्वाचन, ये क्या कहता है? निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन एक हस्तांतरणीय मत प्रणाली माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अगर खड़ा होना चाहते हैं तो कम से कम 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 सांसद के अनुमोदित होना चाहिए। यानी 50 सांसद आपके नाम को लेकर के आएंगे, कहेंगे कि ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होना चाहता है, तो 50 विधायक आपके नाम को सजेस्ट करेंगे कि हाँ ये आ रहे हैं, इनको ये लिस्ट लेकर के आए। और 50 आपके सपोर्ट में होना चाहिए कि हाँ ये जो 50 लेकर के आए हैं तो 50 ये कहेंगे कि हाँ ये अच्छा है, इनका नाम सजेस्ट करना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पर अगर देखिए तो 100 सांसद आपके फेवर में होना चाहिए, आपके पक्ष में होना चाहिए कि क्या हो कि ये बढ़िया व्यक्ति हैं, इनको खड़ा होना चाहिए, चुनाव में खड़ा होना चाहिए। और चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर बता रहा है कि निर्वाचन एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति, ठीक है, ये तीनों व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या हुए? खड़े हुए। जब खड़े हो गए तो इनको हम कैसे करेंगे, कैसे ये चुनाव होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये जो व्यक्ति हैं, ये जो संसद है, और यहाँ पर देख लिया कि विधायक आएगा, संसद आएंगे और जितने भी है ओवरऑल वो सब आएंगे और यहाँ से कहा जाएगा कि आप इनको वोट दीजिए। तो इसमें कहा गया है कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, यानी आप अगर हम कैसे वोट देते हैं कि जिसको इसमें से अच्छा लगा उस पर जाकर टिक कर दिया, वोट दे दिया, उसका हो गया। तो इसमें कहा गया कि नहीं, इसमें नहीं होगा। आप एक रेशियो, अनुपातिक प्रतिनिधि के माध्यम से, यानी आप एक रेशियो निकालें कि सबसे अच्छा आपको क्या लगता है, 1 नंबर वाला लगता है, बी नंबर वाला लगता है, सी नंबर वाला लगता है। तो 1 नंबर पर अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आता है तो कहता है कि हमको तो सबसे अच्छा 1 नंबर लगता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि बी वाला तो हमको अच्छा नहीं लगता है, सी वाला हमारा दूसरा फेवरेट हो गया, तो दूसरा नंबर पर ये, तीसरा तब ये हो गया, क्योंकि मजबूरी है तीसरा देने के लिए, क्योंकि आप तीनों पर वोट दीजिएगा। और ये क्या कहता है, एक रेशियो की, यानी अनुपातिक प्रतिनिधि, अनुपात में आपको सजाना पड़ेगा कि 1 नंबर पर हम इसको रखेंगे, 2 नंबर पर इसको रखेंगे, 3 नंबर पर इसको रखेंगे। फिर दूसरा कोई व्यक्ति आया, कहा कि नहीं, हम इसको 2 नंबर पर रखेंगे, ठीक है, और हम इसको क्या कितना पर रखेंगे, इसको भी हम 3 नंबर पर रखेंगे और इसको भी हम 1 नंबर पर रखेंगे। ठीक है, फिर कोई व्यक्ति आया, कहा कि नहीं, हमारा तो फेवरेट ये है, हम 1 पर रखेंगे, इसको 1 पर रखेंगे। तो इस पर क्या गया, इस पर 2 रख दिया, तो इसको हमारा 3 रखना पड़ा। ठीक है, इस तरह आते कहेंगे, एक सांसद आया इतना वोट दे दिया, 2 सांसद आया इतना दे दिया, तीसरा का आया ये भी दे दिया, चौथा आया, चौथा आकर देखता है तो कहता है कि नहीं, ये 2 नंबर पर रहेंगे, 3 नंबर पर एक हमारा सबसे अच्छा ये है और हमारा दूसरा ये है। अब हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक है,
कि इसमें से अब तो मान लीजिए कि उतना सांसद जो भी है और विधायक है तो उतना तो वोट तो निकालेंगे नहीं। इस पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहता है एकल हस्तनालीय मत प्रणाली, यानी आपको तो सबको देना पड़ेगा, अनुपात में देना पड़ेगा कि 1 नंबर पर आप किसको रखना चाहते हैं, 2 नंबर पर किसको रखना चाहते हैं, 3 नंबर पर किसको रखना चाहते हैं। तो ऐसे आकर के 1 सांसद, 2 सांसद, 3 सांसद, 4 सांसद वोट दे दिया। अब काउंटिंग कैसे होता है, प्रथम चरण, ठीक है, काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर सबसे ज्यादा किसको मिला है उसको देखते हैं। 1 नंबर 2 को इसको भी मिला है, 2 को इसमें भी मिला है, ठीक है। यानी अगर पहला देखें तो इसको भी 1 मिला है, इसको भी 1 मिला है, इसको में देखें 2 नहीं मिला है, इसको अगर देखें तो ये 2 मिला है, ठीक है, 2 मिला है। ऐसे करके अगर हम देखें 2 इसको 1 मिला है, तो सबसे ज्यादा दूसरा का किसको मिला है, तो वी वाले को मिला है दूसरा का, सबसे ज्यादा दूसरा का मिला है, तो 2 इसको मिला है, ठीक है। आप देखिए यहाँ प्रथम चरण हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि इसको इसमें नहीं मिला है, सॉरी इसमें नहीं मिला है, इसको बी को नहीं मिला है, तो ये जो बी को जब नहीं मिला है ना, इसमें तो मिला ही नहीं है, तो इसका वोट के उसमें हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। जब वोट हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ठीक है, दूसरा चरण हो गया। अब हम देखते हैं, कहेंगे ये तो ड्रॉ हो गया, मैच ड्रॉ हो गया, ठीक है, मैच ड्रॉ हो गया। अब दूसरा का चरण में देखेंगे कि सबसे ज्यादा दूसरा का नंबर पर किसको मिला है, ये तो आउट हो गया, सिलेबस से बाहर हो गया। दूसरा का में अगर हम देखेंगे, इसको भी 1 मिला है, इसको भी 1 मिला है, कैसे हो गया जी, तो कम से कम हमको यहाँ पर गड़बड़ी हो गया। तो कम से कम अगर यहाँ पर अगर ये 3 रहता और ये मान लीजिए कि 2 रहता और 1 रहता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा का नंबर में पहला चरण तो हो गया, इसको भी 2 मिला है, इसको भी 2 मिला है, ठीक है। ये पहला चरण यानी मैच ड्रॉ हो गया। ये नहीं तय कर पा रहा है पहला चरण में कि किसको बनाया जाए, क्योंकि पहला नंबर पर इसको भी 2 व्यक्तियों ने सपोर्ट किया और पहला नंबर में सी को भी दूसरे 2 व्यक्तियों ने भी सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे कि दूसरा नंबर पर सबसे ज़्यादा किसको वोट मिला है। दूसरा में अगर देखेंगे तो ए को दूसरा में सबसे ज़्यादा मिला है, यानी 2 मिला है वोट इसको सबसे ज़्यादा, और इसमें देखिए तो एक ही व्यक्ति इसको दोबारा सपोर्ट किया है। यानी अगर देखें दूसरा चरण में, तो दूसरा चरण में अगर हम देखें तो दूसरा चरण किसको होगा, भी 2 ज़्यादा मिला इसको वोट, तो यही क्या हो जाएगा, ये हमारा राष्ट्रपति ऐसे निर्वाचित हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम निर्वाचित कर लेते हैं। यही है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, और अनुपात में वोट दिए, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, ऐसे दे दिए, और सबसे ज्यादा किसी को वोट मिला है वो काउंट कर लिए। ये तो मैदान से बाहर हो गया क्योंकि एक तो मिला ही नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसका वोट इसमें आ गया, इसमें आ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिए पहला नंबर पर ये मिल गया, बराबर हो गया। अब हम दूसरा का देखते हैं, पहला तो नंबर, चलिए यहाँ पर देखिए, तो कम से कम 50 आपको प्रस्ताव होना चाहिए, 50 अनुमोदन होना चाहिए। नोट में यहाँ पर देखिएगा, नोट में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो हमने लिया है आयरलैंड से। जो भी राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है कि कैसे करना है वो हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। और राष्ट्रपति के कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, तो वो हमने कॉन्सेप्ट लिया है यूएसए से, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है। और यहाँ पर जो ईवीएम पर वोट नहीं होता है, किस पर होता है, तो बैलेट पेपर पर होता है, ठीक है, बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। और भारत के जो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयोजन एवं निगरानी किया जाता है, यानी जो चुनाव आयोग है उसी के निगरानी में ये सब किया जाता है, ठीक है। अगर इस पर संदेह अगर उठा, मान लीजिए कि अगर चुनाव में अगर गड़बड़ी आया, तो इसका अगर संदेह की इंक्वायरी किसका है, तो ये सुप्रीम कोर्ट देखता है और इसका निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। इसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं जो 2 बार क्या हुए हैं, नियुक्त हुए हैं राष्ट्रपति के पद पर, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मौत कार्यकाल में हुई। जब ये पद पर थे, राष्ट्रपति के पद पर थे, तब इन दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यानी ये कार्यकाल में मृत्यु हो गई। 56 देखते हैं, 56 क्या कहता है जी, 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यालय अवधि यानी कितना वर्ष को होना चाहिए, तो ये होता है 5 वर्षों के लिए, ठीक है, 5 वर्षों के लिए। जब से ये चुन करके आएंगे वो अपने 5 वर्षों के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, वो राष्ट्रपति रहेंगे, वो 5 वर्षों के लिए इन कार्यकाल में राजता है। चलिए 55 में क्या कहता है कि निर्वाचन एक हस्तांतरणीय मत प्रणाली माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आयोजन द्वारा किया जाता है, यानी ये ऐसे
50 आपको कम से कम खड़ा होना है, तो 50 सांसद आपको नाम को सजेस्ट करेंगे और 50 सपोर्ट में रहेंगे। यानी ये हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका हमने कहाँ से लिया, तो आयरलैंड से लिया। इसमें किस में प्रयोग होता है, तो बैलेट पेपर पर होता है। चुनाव इसको आयोजन कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है। इस पर संदेह अगर उठेगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा और इसका निर्णय ही अंतिम होता है। एक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे जो 2 बार राष्ट्रपति को चुने गए, और जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी जो ऐसे 2 राष्ट्रपति रहे हैं जो इनकी कार्यकाल मौत हो गई। ठीक है, कार्यकाल में ही क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। 56 में अगर देखें तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्षों के लिए है। ये जब भी नियुक्त होंगे तो वो 5 वर्षों के लिए ही काम करेंगे। चलिए इसको आप नोट कीजिए और अगला आर्टिकल हम देखते हैं। चलिए अब हम आर्टिकल 57 को देखेंगे। आर्टिकल 57 क्या कहता है, आर्टिकल 57 में इस्तीफा की बात कही गई है कि इस्तीफा जो राष्ट्रपति होंगे वो उपराष्ट्रपति को क्या देंगे, इस्तीफा देंगे। ठीक है, अगर देखें वह अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व इस्तीफा दे सकते हैं या उनकी मृत्यु के कारण भी यह स्थान क्या हो सकता है, खाली हो सकता है। ये आर्टिकल 57 में कहा गया है। सेवानिवृत्त राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए क्या होता है, फिर से नामांकित होकर प्राप्त हो सकते हैं, पात्र हो सकते हैं। क्यों, मान लीजिए कि एक बार खड़ा हुए रह गई है, दोबारा भी वो खड़ा होकर के जीत सकते हैं। ठीक है, अगर 58 में देखें, 58 में कहता है कि भारत के राष्ट्रपति होने के शर्त, यानी कम से कम वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम वो 35 वर्ष की आयु हो। ठीक है, और वो लाभ का पद पर नहीं हो। लाभ का पद किस पर, यानी जो सरकारी नौकरियां हैं वो सब लाभ का पद पर होता है। नेता वो जो मंत्री होते हैं, जो जितने भी नेतागिरी वो करता है सब, तो वो लाभ के पद पर उनको नहीं गिना जा सकता है, नहीं गिना जाता है। क्यों, वो जनता के सेवक हैं। ठीक है, तो वो लाभ के पद पर नहीं होता है। ठीक है, और वो दिवालिया ना हो, यानी वो बैंक करप्ट ना हो, दिवालिया ना हो, उसके ऊपर कर्जा ना हो। नहीं तो मालूम चले कि वो ज़्यादा कर्जा ले लिया और वो अपने कर्जा चुकाने के लिए देश से संविधान समझौता दे करके अपने ही कर्जा उतार लें, तो ये दिवालिया नहीं होना चाहिए। 59 में क्या कहता है, 59 कहता है कि राष्ट्रपति की कार्यालय की शर्तें, राष्ट्रपति का विशेष अधिकार, इस विशेष अधिकार में क्या है, तो राष्ट्रपति को न गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपराधिक कार्रवाइयाँ भी शुरू नहीं की जा सकती है, ना गिरफ्तार किया जा सकता है, ना आपराधिक मामला कार्रवाई शुरू किया जा सकता है, ये दोनों भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर दीवानी अगर मामला चलाने चाहते हैं तो कम से कम पहले 2 महीने का पूर्व सूचना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी राष्ट्रपति के अनुमोदन, भत्ते व विशेष अधिकार हैं, ये इनके कार्यकाल में संसद कम नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है, कम नहीं कर सकती है। ठीक है, बढ़ा सकती है इनकी फैसिलिटी, यानी जो अनुमोदन है, भत्ते हैं और विशेष अधिकार हैं, तो इनमें कोई भी संसद इनके रहते हुए कटौती नहीं कर सकती है। अगर ये खाली हो जाए तब वो कानून बना सकती है। ठीक है, तो इनके ये आर्टिकल 59 में कहा गया है। ठीक है, तो ये आप समझ गए और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए। तब तक आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हम आर्टिकल 60 को देखेंगे। आर्टिकल 60 क्या कहता है, आर्टिकल 60 में कहता है कि राष्ट्रपति का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के उपस्थिति में होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आर्टिकल 60 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का अगर शपथ होगा तो शपथ में किसके समक्ष लेंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सामने, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, शपथ दिलाते हैं। अगर वो ना रहे, अगर उनकी अनुपस्थिति हो जाए तो उनके संदर्भ में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ जो भी न्यायाधीश होंगे उनके सामने राष्ट्रपति शपथ ले सकते हैं। और 61 में क्या कहा गया है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग कहा गया है। अगर मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं तो महाभियोग, उनको हटाने के लिए महाभियोग होता है। ठीक है, तो ये यूएसए से लिया गया है। इसका स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। अगर हटाना है तो 14 दिन पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। कितना दिन पहले, 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो। ठीक है, अगर नोटिस कैसे दिया जाए, नोटिस देना पड़ेगा। और ये प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 1/4 या लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है। ठीक है, 1/4 से यहाँ पर ये पारित होना चाहिए, तब ये महाभियोग होता है। ठीक है, और महाभियोग लोकसभा में 2/3 से पारित होना चाहिए और राज्यसभा में भी 2/3 से पारित होना चाहिए। इसमें शामिल कौन होंगे महाभियोग में, तो महाभियोग में इसमें केवल
लोकसभा और राज्यसभा के कुल सांसद भाग लेंगे, ना विधायक लेंगे और न ही ये सब कुछ लेंगे, केवल ये दोनों भाग लेंगे। ठीक है। आर्टिकल 62 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का अगर रिक्त स्थान हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या कोई किसी भी तरह से अगर खाली हो जाए, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को कहा जाता है कि 6 महीने के अंदर क्या हो, ये रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराएं और 6 महीने के अंदर में ये जो भी स्थान खाली हुआ है वो भर्ती कर ले। ठीक है। तो आई होप आप इस भारत के राष्ट्रपति के बारे में, हमने राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल के माध्यम से समझ लिया है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और वो वीडियो में केवल वो उसमें देखेंगे भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? तो शक्तियों के बारे में देखेंगे कि उनके पावर क्या क्या है, जैसे वहाँ पर वीटो पावर है, आपातकालीन प्रावधान है, ये सब इस वीडियो को समझ चुके होंगे और इसको नोट कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम आपको भारत के राष्ट्रपति के जितने भी शक्तियाँ हैं वो करा देंगे। ठीक है। थैंक यू।